हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, फिर से एक नए सेशन की करते हैं शुरुआत। पिछले दो वीडियोस हमने डिफरेंशियल टॉपिक किया था, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में आपके बार बार काम आता रहता है। तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का इतना यूज़ आपको सिखा दूंगा मैं कि कहीं पर भी आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में अटकने वाले नहीं हो। पहली दो वीडियोस जो डिफरेंशियल के ऊपर बनी हुई है उनमें क्या क्या बताया है, तो पहली वीडियोस में आपको थोड़ा बताया था कि dx क्या होता है, dt क्या होता है, dx अपॉन dt क्या होता है। ये थी हमारी पहली वीडियो। फिर सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया कि ये dx अपॉन dt जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो वो इंस्टेंटेनियस रेट का काम करता है, जहां पर भी वो उसे निकाला जाएगा तो समझो आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। आज dx अपॉन dt को बताने जा रहे हैं कि dx अपॉन dt अगर ग्राफ के अंदर देखा जाए तो वो क्या होता है, लिखा हुआ भी है मैंने, वो स्लोप का काम करता है। स्लोप एट ए पॉइंट इन ए ग्राफ वो है इक्वल्स टू dx बाई dt। तो इसका मतलब है एक ही चीज, dx बाई dt क्या है, डिफरेंशियल है। जब उसको जनरल वे में देखा जाता है तो वो रेट का काम करता है, और मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल बढ़िया से क्लियर कर दिया था। और जब उसी क्वांटिटी को हम ग्राफ के अंदर चेक करेंगे तो वो स्लोप का काम करता है, और आज मुझे आपको यही बताना है कि वो स्लोप का काम करता है। चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत भाई, बढ़ते हैं आगे। किस तरह से वो स्लोप का काम करता है ये मैं आपको दिखाऊंगा, और स्लोप होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले बात वही कि थोड़ा सा स्लोप के बारे में बताना। देखो, पूरा नहीं बताना है यहाँ पे स्लोप, बस थोड़ा सा मुझे आपको बताना है कि स्लोप होता क्या है। पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्लोप होता क्या है। अब सुनो, सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, स्लोप क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं बच्चों, स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप को सीधे सीधे से एकदम अपनी लैंग्वेज में अगर समझे तो स्लोप का मतलब होता है झुकाव। मान लीजिए एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से जा रही है, ये रहा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ हम जो इसका ये देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी झुकी हुई है, इस झुकाव को ही स्लोप कहा जाता है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितनी झुकी हुई है, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे बोलेंगे। चलो, आप तो ये कह रहे हो कि स्लोप का मतलब हो गया जैसे कोई लाइन है और वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसे खड़ी हुई है, ऐसे खड़ी हुई है, तो समझो अगर वो ऐसे खड़ी हुई है तो उसका स्लोप 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये सबसे ज्यादा स्लोप होता है, मैक्सिमम स्लोप कहते हैं इसको। जब कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़ी होती है तो उसको मैक्सिमम स्लोप कहते हैं। जब वो उसे थोड़ा सा झुका देंगे तो ये एंगल कम हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा, और झुका देंगे एंगल कम हो जाएगा, स्लोप और कम हो जाएगा, और झुका देंगे एंगल कम हो जाएगा, ये वाला एंगल कम हो जाएगा, वो और स्लोप कम हो जाएगा। तो स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ जब कोई लाइन एंगल बनाती है तो उस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे ये जो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है जब 90 डिग्री, उस टाइम पे स्लोप की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होती है। एंगल तो 90 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू वो 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक हो रही है बात। अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि स्लोप क्या है, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और उस पर जो लाइन ऐसे खड़ी कर दी तो वो एकदम सीधी खड़ी कर दी तो उसका स्लोप सबसे ज्यादा है। जब हम थोड़ा सा झुकाएंगे स्लोप कम कम कम। तो ये जो झुकाव है ये स्लोप, इसको इंग्लिश में स्लोप बोल रहे हैं हम, हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं, और अपनी अपनी लैंग्वेज में अगर समझें तो इसको झुकाव बोलते हैं। झुकाव, वो जैसे जैसे नीचे जा रही है उसका झुकाव कम होता जा रहा है। तो अब ये लाइन अगर ऐसे खड़ी होती तो 90 डिग्री होती, पर ये ऐसे देखो, ऐसे है, इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ है, तो ये इसका झुकाव है। अब मैथमेटिक्स में इस झुकाव को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एंगल का यूज करते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल।
एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल यूज करते हैं हम थीटा। ठीक है, अब ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि पहले तो एंगल सेलेक्ट करो। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है। जब हम एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये लाइन हो गई। अगर हम एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन को चेक करें तो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन चार कोण बना रही है। एक कोण तो ये बना रही है एंगल, एक एंगल तो ये बना रही है, एक एंगल इधर बना रही है, एक एंगल इधर बना रही है, एक एंगल इधर बना रही है। कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को जब काटती हैं तो वो कितने एंगल्स बनाती हैं? हमेशा चार एंगल बनाती हैं, 4 एंगल्स बनाती है। लेकिन उसमें से झुकाव देखने के लिए, स्लोप देखने के लिए जो एंगल यूज किया जाता है वो कौन सा एंगल होता है? देखो ये रहा एक्स एक्सिस, ये रही वो लाइन। एक्स एक्सिस पे, या ये रहा एक्स एक्सिस, ये रही वो लाइन। एक्स एक्सिस और लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहे हैं उसके राइट साइड में जो ऊपर वाला एंगल है वो हमारा एंगल होता है थीटा। वो हमारे लिए करेक्ट स्लोप एंगल होता है। इस एंगल का यूज करके ही हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। इस एंगल का यूज करके बच्चों हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे लिए एंगल तो चार है ना, पर ना हमें ये लेना, ना ये लेना, ना ये लेना। जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये लाइन काट रही है उसके राइट साइड में ऊपर वाला जो एंगल है, इसको सही मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो लिया जाता है वो स्लोप वाला एंगल होता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो एंगल है वही हमारा स्लोप के लिए यूज किया जाने वाला एंगल है। स्लोप आप समझ गए, एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का जो झुकाव है उस झुकाव को स्लोप कहते हैं। और वो जो झुकाव है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक एंगल का यूज करते हैं और वो एंगल है ये, उसको ही हम स्लोप एंगल बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो मैं यहां से हटा रहा हूं अब इसको। इसका मतलब ये थीटा मुझे यूज करना है स्लोप के लिए। अब स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हम, अब स्लोप की जो डेफिनेशन आती है वो आती है इस थीटा का टेन ले लो। टेन का मतलब टेंजेंट, टेन थीटा। ठीक है, तो आप स्लोप की अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज द टेंजेंट। टेंजेंट क्या मतलब हुआ? टेंजेंट का मतलब हुआ टेन, टेन थीटा। थीटा के आगे टेन लगा दो तो उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। तो स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन line and x-axis which is made by the line from positive x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। लो जी, तो स्लोप क्या है? किस किस के बीच का एंगल है? बिल्कुल आसान सा पॉइंट लिख दिया मैंने। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एंगल। एंगल का टेंजेंट होता है, कौन सा एंगल का? बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में वो एंगल विच इज मेड बाय द लाइन, जो कि लाइन के द्वारा बनाया जा रहा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर पड़ेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गया, इधर हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट जो होता है उसको स्लोप कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? स्लोप की वैल्यू आ गई टेन थीटा। वो एंगल है थीटा और उसका टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट को कहते हैं टेन।
तो टेन थीटा स्लोप का एंगल आ गया। तो बस वो मतलब स्लोप का फॉर्मूला आ गया। स्लोप जो होता है, जहां पर भी आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, तो वो टेन थीटा है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी आगे इसी से कोई फॉर्मूला बन के आ जाए वो बात अलग है, लेकिन हमारा स्लोप का मेन फॉर्मूला बच्चों यही है। तो मेरे ख्याल से आप स्लोप को तो समझ गए कि स्लोप हमारा होता क्या है। इतना ही बताऊंगा। स्लोप वैसे पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन वो सब समझाऊंगा ग्राफ्स के अंदर। ग्राफ को भी आपको बताना है तो वो ग्राफ में समझाऊंगा। अभी समझो कि आज जो समझना है हमको, बस इतना ही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए कि स्लोप क्या होता है, क्योंकि मुझे आज के लेक्चर में आपको ये क्लियर करना है कि जब हम किसी का डिफरेंशियल निकालते हैं तो बेसिकली वो उसके ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो वो मुझे समझाना है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, आपको ये बताना है मुझे कि किस तरह से ये स्लोप डिफरेंशियल बन जाता है। उसके लिए मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्राफ है। एक बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। मान लो इधर है v और इधर है बच्चों t। v और t का ग्राफ है। v वेलोसिटी हो गई, t टाइम हो गया। चलो, और मान लो ग्राफ है इस टाइप का, ये ग्राफ है। हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहां से मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं। यहां पे ये है टी पॉइंट। ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस पे टाइम चल रहा है। ये देखो टी लिखा हुआ है, तो मतलब इस पे टाइम की कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने कहीं पे टी। ठीक है, उस टी पॉइंट पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी की वैल्यू चल रही है। तो टी पॉइंट पे यहां वेलोसिटी हो गई मान लो v। चलो ठीक है, अब एक काम करो, ध्यान से सोचो। अगर मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ जाऊं तो यहां पे पॉइंट पड़ रहा है इससे थोड़ा सा आगे। कितना थोड़ा? तो इससे अगर मैं डेल्टा टी डिस्टेंस आगे बढ़ जाऊं तो ये पॉइंट पड़ेगा टी प्लस डेल्टा टी। बिल्कुल ठीक। इसको भी बना लो, जरा इसको भी देख लो। इस ग्राफ पे यहां वैल्यू क्या बनेगी? ये जो पॉइंट मिला हमें यहां पे, जब हम टाइम देखो, ध्यान से समझना। पहले हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया टी, उस पे ग्राफ पे देखा तो ये पॉइंट बन रहा था या उसकी वेलोसिटी बन रही थी। टी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बन रही थी v। हम टी से थोड़ा आगे गए। कितना आगे गए? डेल्टा टी डिस्टेंस आगे गए। तो पॉइंट कितना हो गया? पॉइंट हो गया टी प्लस डेल्टा टी। बिल्कुल ठीक है। तो उस पे ग्राफ की जो वैल्यू बनेगी वो ये वेलोसिटी से थोड़ा आगे चली गई तो ये बन गई v प्लस डेल्टा v। मान लो ये टाइम बढ़ा डेल्टा टी तो वेलोसिटी बढ़ गई डेल्टा v। तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये डेल्टा v हो गई, डेल्टा v हो गई। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गई कितनी? डेल्टा v। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। एक काम करो, मान लो मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर लेता हूं कलर को। अब देखो, मैं यहां पे अगर मैं एक काम करूं कि यहां से इस पॉइंट से, थोड़ा बड़ा है ये, अरे इतना बड़ा कैसे हो रहा है? मान लो मैं इस पॉइंट से बच्चों और इस पॉइंट तक सीधे ये लाइन खींच दूं तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप? इस लाइन को बोलोगे आप कॉर्ड। कॉर्ड कैसे? देखना जरा ध्यान से। अगर कोई इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती है। इस पे लाइन खींचना होगा। अगर इस ग्राफ के दो पॉइंट को मैं आपस में मिला दूं, इसे और इसे और इसे, ये लाइन, ग्राफ के किसी भी ग्राफ के, कोई भी किसी भी टाइप का ग्राफ है, उसके दो पॉइंट को आपस में मिला दो तो उसे बोलते हैं कॉर्ड। तो ये क्या बोली जाती है? कॉर्ड। ठीक है, और अगर इस ग्राफ से एक पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं टेंजेंट। जो एक पॉइंट को टच करके निकलती है उसको टेंजेंट बोलते हैं,
और जो एक से ज्यादा पॉइंट को टच करके निकलती है, मतलब 2 पॉइंट को टच करके या 2 पॉइंट को कट करके निकलती है, जैसे ये लाइन हो गई किसी ग्राफ में, ये लाइन हो गई, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है। कहीं मैं कॉर्ड बोल रहा हूं तो समझ जाओ कि कोई ग्राफ है और कॉर्ड का मतलब हुआ उसके 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इसको कॉर्ड बोलेंगे। और एक पॉइंट से टच होके जाने वाली लाइन उसको टेंजेंट बोलेंगे। चलो ठीक है, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसका नाम रख देता हूं मैं, ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बच्चों बी है। तो ये क्या है, ए बी। ए बी एक, यहां से यहां तक की जो ये लाइन हो गई इसको कहेंगे कॉर्ड। कॉर्ड है, ठीक है। चलो अब यहां से एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ध्यान से देखना जरा, इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूं, इस पॉइंट को बोल दूं मैं सी, तो ये एबीसी एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अगर मैं इसका एंगल चेक करूं, यहां पे ये, तो ये एंगल अल्फा है, अल्फा मान लिया मैंने अपनी तरफ से, ये एंगल अल्फा है। हाँ ठीक है, तो क्या मैं इस एंगल अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं? मतलब मैं tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं? सोच के बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, tan अल्फा या tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में ध्यान दो, ये तो आपने बचपन में पढ़ा है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और एंगल के नीचे होता है बेस। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो तब हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अल्फा के नीचे वाला बेस, और इधर ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये होता है, ये ट्राइंगल है। तो इस हिसाब से tan अल्फा की जब वैल्यू निकालते हैं तो वहां फॉर्मूला लगता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ कितनी हो गई, BC अपॉन में बेस की लेंथ हो गई AC। चलो ठीक है, तो यहां से tan अल्फा की जो वैल्यू आ रही है, BC क्या है, ये वाली लेंथ है, डेल्टा बी अपॉन में, और AC क्या है, AC ये वाली लेंथ है, डेल्टा टी। चेक करो, तो इसका मतलब आपने tan अल्फा की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली भाई, मतलब tan अल्फा ही क्यों निकाला, sin अल्फा cos अल्फा नहीं निकाला? नहीं, हमें चाहिए था इस AB लाइन का स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है। अब ये रहा एक्स एक्सिस, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये AC और ये एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब ये लाइन जो एंगल AC के साथ बना रही है, AC के साथ, वही एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, मतलब अल्फा बना रही है, सीधी सी पॉइंट को अल्फा बना रही है। तो अल्फा बना रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं तो स्लोप किसका, ए बी कोड का स्लोप, तो स्लोप ऑफ कोड ए बी कोड का जो स्लोप है वो कितना आएगा, वो आएगा tan अल्फा, और जिसकी वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, डेल्टा V बाई डेल्टा टी। बच्चों ये है कोड ए बी का स्लोप, बिल्कुल आसान। चलो ठीक है सर, ये स्लोप तो निकल आया, ठीक है। अब एक काम करना है हमको यहां पे, वो काम क्या करना है जरा ध्यान से समझना। हमें करना यह है कि हम चाहते हैं कि ये धीरे धीरे टी जो है वो कम हो जाए। अगर टी कम हो जाए, मतलब ये टी क्या है, ये सॉरी डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी ये इंटरवल है टी से और टी प्लस डेल्टा टी पॉइंट तक का जो ये गैप है, ये डेल्टा टी है। मैं चाहता हूं ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, तो इसका स्लोप भी बदलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक दूसरे ग्राफ में चेक कराता हूं, जरा इस ग्राफ को मैं साइड में बना देता हूं। मान लो, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। मान लो आप थे यहां पे,
ये पॉइंट ये वाला है ए, और ये पॉइंट ये वाला है बी, ये वाला थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, अच्छे से दिखाई दे आपको। तो ये जो ए से बी तक लाइन हो गई ये वाली, ये हो गई आपकी कॉर्ड, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल हो गया ये हो गया अल्फा। ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा, बिल्कुल ठीक। अब एक बात सोचो, अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि ये जो डेल्टा टी क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप, इसका और इसका, इसके और इसके बीच का गैप, ये टाइम का गैप है, टाइम इंटरवल है। मैं चाहता हूं इस टाइम इंटरवल को कम करना। क्यों कम करना चाहता हूं? मुझे क्या है कि मुझे इसे डिफरेंशियल तक लेके जाना है। अब डिफरेंशियल में याद करो, किसी एक पॉइंट पे जब हम डिफरेंशियल करते थे तो उसका इंटरवल बहुत छोटा होता था। हाँ, याद आया। तो वहां पे इस डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी होती थी। बहुत छोटी मतलब बिल्कुल उस पॉइंट पे करते थे तो डेल्टा टी की वैल्यू एकदम जीरो के बराबर आ जाती थी। जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होती थी, वो इनफाइनाइट सिमल स्मॉल होती थी। मतलब आप इस डेल्टा टी को छोटा करोगे। चलो, अगर मैंने इस डेल्टा टी को थोड़ा सा छोटा कर दिया, थोड़ा सा छोटा, तो ये पॉइंट खिसक के यहां से यहां आ जाएगा। सोच के देखो, ये पॉइंट खिसक के भी यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, तब ये लाइन ये बन जाएगी। ठीक है, और डेल्टा टी को, और देखो डेल्टा टी छोटा हो चुका है, अब ये रह गया डेल्टा टी। ठीक है, और थोड़ा छोटा करो, यहां ले आओ, यहां ले आओ, डेल्टा टी देखो और छोटा हो गया। अब ये लाइन ये बन गई, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा छोटा करो, और थोड़ा सा छोटा करा, ये डेल्टा टी यहां आ गया। अब ये लाइन ये बन गई। देखो कॉर्ड जो है वो लगातार उसकी लेंथ छोटी होती जा रही है। और छोटा करो डेल्टा टी को, यहां ले आओ, तो कॉर्ड जो है अब ये बन गई, इन दो पॉइंट पे आ गई, ये दो पॉइंट आ गए। अगर मैं इस डेल्टा टी को बिल्कुल बिल्कुल जीरो कर दूं, जीरो ना करूं पर इनफाइनाइट सिमल स्मॉल कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि ये बिल्कुल जीरो के जैसा हो जाए। जीरो नहीं है, जीरो से जरा सा बड़ा है, बस जीरो से जरा सा बड़ा। ये डेल्टा टी इतना छोटा कर दिया मैंने, ये डेल्टा टी इतना छोटा कर दिया कि ये जीरो से जरा सा ही बड़ा रह गया, बस इतना छोटा कर दिया। तो क्या ये पॉइंट खिसक खिसक के ये बी छोटा हुआ, डेल्टा टी यहाँ आया, डेल्टा टी छोटा हुआ ये 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 बिल्कुल एक ही बराबर में आ गया। और जब डेल्टा टी बिल्कुल ही जीरो जैसा हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट खिसक के बी ए पॉइंट पर आ जाएगा, बिल्कुल इस पॉइंट पर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोच के बताओ। हाँ, आ जाएगा सर। और तब आप ये जो कोड खींचेंगे, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये कोड की ये जो यहां से यहां तक की लेंथ, ये लगभग जीरो हो जाएगी। बस आप अब ये कोड नहीं रहेगी। अगर आप इस पर लाइन खींचोगे, इस लाइन को पूरा करोगे, तो अब ये कोड नहीं, ये ए पर खींची हुई टेंजेंट आ जाएगी। नहीं आया समझ में? एक और बड़े से उससे एग्जांपल से दिखाता हूं, मतलब बड़े से ग्राफ में दिखाता हूं। ये देखो यहां, ये है यहां पहले ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट, ये ए, ये बी। इधर अगर देख रहे हो और इधर अगर देख रहे हो, तो ए और बी के बीच का जो गैप लिया है हमने, वो लिया है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब मैं यहां से ए और बी को आपस में मिला लूं, ये बन गई ए और बी के बीच में कोड। ठीक है, अगर इस कोड को मैं, ये मतलब यहीं खत्म नहीं है, ये पूरी लाइन है, आगे भी होगी, ऐसे ऐसे भी होगी, ऐसे। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा। ठीक है, अब यहां से अगर हम बी को, इस इंटरवल को थोड़ा छोटा करें, यहां ले आए, यहां पे, यहां तक ले लें, तो ये पॉइंट खिसक के यहां आ जाएगा। इसका मतलब बी यहां आ गया।
बी खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। तब ये कोड कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी कोड, ठीक है, ए और बी के बीच में। क्या इसका स्लोप बदल जाएगा, हाँ स्लोप बदल जाएगा। देखो अल्फा बदल गए, पहले ऐसे थी, थोड़ी और झुक गई, बदल गया। और थोड़ा सा पास ले आओ, डेल्टा टी को और छोटा कर लो, अभी तो यहां से यहां तक कर लो, तो ये पॉइंट खिसक के यहां से यहां आ जाएगा बी। अब कोड ये हो जाएगी और इसका अल्फा और बदल जाएगा, इसका जो एंगल है लगातार छोटा होता जा रहा है, ठीक है। फिर डेल्टा टी को और छोटा कर लो, ये डेल्टा टी छोटा हो गया था यहाँ पे, और छोटा कर लो, यहाँ ले आओ, ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो ये बन गई कोड। और छोटा करो, यहाँ पे ले आओ, ये बन गई कोड, यहाँ पे ले आओ और छोटा कर लो, ये बन गई कोड। और जब बिल्कुल उस पॉइंट पे ले आओगे ए पे, डेल्टा टी को लगभग 0 कर लोगे, तो ये कोड इतनी छोटी हो जाएगी, बिल्कुल ए पे आ जाएगी। अब ये कोड नहीं रहेगी, ये टेंजेंट हो गई। जब हम इसको खींचेंगे तो ये ए पर खींची हुई टेंजेंट आ जाएगी। ये जो टेंजेंट आई है, इसका जो एंगल है बदल के, वो अल्फा था, अल्फा कोड का एंगल था जो शुरुआत में कोड थी, हमने उसको बी को पास लाए, उसका एंगल बदलता रहा, अल्फा नहीं रहा था, अल्फा से बदलता रहा, बदलता गया, जब वो बिल्कुल उस पर टेंजेंट बन गई, अब उसका नया एंगल बन गया थीटा। सोच के देखो थीटा बन गया कि नहीं बन गया, हाँ बन गया सर। बस यही तो समझाना चाह रहा था मैं, कि जब तक ये बी ए से दूर था तो तब तक तो ये कोड थी, बी बिल्कुल ए के ऊपर आ गया तो अब ये कोड नहीं रही, ये टेंजेंट हो गई। तब इसका स्लोप tan अल्फा था, और जब ये टेंजेंट बन गई, अब इसका ये एंगल थीटा हो गया, तो अब इसका स्लोप थीटा हो गया। ये पॉइंट मुझे आपको समझाना था। चलो आ जाओ पिछले उसमें। तो इसका मतलब मैं यहां से अगर ये लिखूं, ये हटा रहा हूं, मैं अगर यहां से लिखूं कि कोड का स्लोप ए बी कोड का स्लोप tan अल्फा है, वो है डेल्टा वी अपॉन टी। लेकिन अगर हम इस डेल्टा टी इंटरवल को छोटा कर दें, कितना छोटा, बिल्कुल लगभग जीरो, तो अगर हम डेल्टा टी इंटरवल को छोटा करें, इफ वी डिक्रीज या वी टेंडिंग टू, if we tending delta t अप टू 0, डेल्टा टी की वैल्यू 0 पे ले जाओ। एग्जैक्ट 0 नहीं होती, टेंडिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल 0 के पास, जितना पास आप जा सकते हो। तो उसे लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये एरो लगाया जाता है, एरो का मतलब होता है टेंडिंग। तो डेल्टा टी एग्जैक्ट 0 होता तो डेल्टा टी इक्वल 0 लिखा जाता, लेकिन ये एरो लगा है तो इसका मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, 0 के बिल्कुल पास। तो हम यहां से डेल्टा टी को 0 के बिल्कुल पास लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे ये पॉइंट बी जो है वो ए के ऊपर आ जाएगा। जब ये ए के ऊपर आ जाएगा तो आप खुद समझो ये क्या बन जाएगा। अगर ये ए के ऊपर आ गया तो ये ए पर, पहले ये कोड है ए और बी पे, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कोड का काम कर रही है, इसको इधर बढ़ा लो, इसको इधर बढ़ा लो, तो ये कोड का काम कर रही है। लेकिन जब ये बी इसके ऊपर आ जाएगा, जब हम डेल्टा टी को बिल्कुल छोटा कर देंगे, लगभग 0 कर देंगे, तो ये बी ए के ऊपर आ जाएगा, और अब ये बन जाएगी यहाँ पे एक ए से पास होने वाली, टच होकर जाने वाली टेंजेंट। और इसका जो ये एंगल है, कोड का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना था, अल्फा, और वो बदल के हो जाएगा यहाँ एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो हम यहां से क्या कहना चाह रहे हैं कि कोड क्या क्या बदला, डेल्टा टी को 0 किया, व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, जब डेल्टा टी को 0 की तरफ टेंड्स कर रहे हैं, वो 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या क्या बदल रहा है, बी ए के ऊपर आ रहा है, मतलब बी
टेंडिंग टू ए, बी ए की तरफ आ रहा है। और ये जो ए बी कोड है ये ए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बन जाएगी। तो ए बी कोड टेंडिंग टू टेंजेंट ऑन ए, ये जो कोड है ए बी ये ए पर टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, और क्या बदल रहा है, इसका जो स्लोप है, ए बी का जो स्लोप है या इसका जो एंगल है अल्फा, अल्फा बदल के क्या बन जाएगा, अल्फा बदल के, पहले ये ए बी का स्लोप था, जब बी ए के ऊपर आ जाएगा तो ये अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा। तो अल्फा चेंज होके क्या बन रहा है, थीटा। तो इतने सारे चेंज हो रहे हैं। जब हम डेल्टा टी को जीरो कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, इंटरवल को कम कर रहे हैं, इंटरवल को कम कर रहे हैं, तो बी पॉइंट ए पर आ रहा है, पहला चेंज। ये जो ए बी कोड है ये कोड के बजाय टेंजेंट बन रही है ए पर टेंजेंट बन जाएगी ये, बिल्कुल। और फिर ये जो एंगल है अल्फा, ये जो ए बी कोड का एंगल है अल्फा, ये जब टेंजेंट बन जाएगी तो अब इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बदल गया, वो हो जाएगा थीटा। अल्फा थीटा में बदल रहा है। जब डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ टेंड हो रहा है, तो बी ए की तरफ बढ़ रहा है, ए बी कोड टेंजेंट बन रही है और अल्फा थीटा बन रहा है। बोलो यही हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। तो फिर तो थोड़ा सा बस यहां पे एक चेंज आ गया। कोड ए बी का जो स्लोप था वो क्या था, टेन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। हम क्या करें, अगर हम डेल्टा टी को लगभग जीरो कर दें, मतलब टेंडिंग टू जीरो कर दें, तो करो डेल्टा टी को जीरो, तो इधर लिखना पड़ेगा हमको लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। देखो ये जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी था उसमें डेल्टा टी की वैल्यू को जीरो की तरफ टेंड्स करा दिया, जीरो की तरफ टेंड्स, तो उसे कैसे लिखा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इधर टेन अल्फा वो किस तरफ टेंड हो जाएगा, तो लिमिट अल्फा की वैल्यू क्या बदल रही है, अल्फा की वैल्यू बदल जाएगी थीटा में, तो अल्फा टेंडिंग टू थीटा, अल्फा टेंडिंग टू थीटा। देखो जब हमने इस साइड में डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो किया, ये पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का लिखने का मतलब होता है कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो की तरफ चल रही है, जीरो की तरफ जा रही है, मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है ऐसे। तो अब हमने यहां पे साफ देख लिया कि जब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है तो अल्फा की वैल्यू थीटा की तरफ जा रही है। तो हमने इधर रख दिया अल्फा की वैल्यू थीटा की तरफ जा रही है और इधर रख दिया डेल्टा टी की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू थीटा की तरफ जा रही है, तो ये टेन अल्फा के बजाय बन गया टेन थीटा, करेक्ट। और इधर क्या बन गया, इधर बन गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। याद करो पिछले लेक्चर में हम प्रूफ करके आए थे कि अगर लिमिट, मैं एक बार फॉर्मूला याद दिला देता हूं आपको, पिछले लेक्चर में हम क्या करके आए थे, याद करो dv बाई dt का फॉर्मूला क्या था, वो होता था लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये था पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल का मेन फॉर्मूला है, हर चीज का डिफरेंशियल इस फॉर्मूले से किया जाता है, तो ये डिफरेंशियल का मेन फॉर्मूला था। क्या यही बन गया यहाँ, बिल्कुल। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो देखूंगा और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी देखूंगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये क्या बन गया, ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया हमारा डी वी बाई डी टी। बच्चों यही टेन थीटा है। और टेन थीटा क्या था हमारा, अगर ध्यान से देखो तो टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि थीटा किसका एंगल है, इस लाइन का एंगल, और ये क्या है, ए पॉइंट पर टेंजेंट है। तो हम यहां से कह सकते हैं टेन थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट
ऑन ए के ऊपर खींची गई टेंजेंट का स्लोप है ये tan थीटा, और यही dv बाई dt के बराबर है। हमको यही प्रूफ करना था। इस लेक्चर में हमारा यही एम था कि हम आपको ये बता सकें कि जब हम किसी का डिफरेंशियल करते हैं तो वो बेसिकली किसी एक पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप होता है उस ग्राफ की। किसके ग्राफ की? आपने डिफरेंशियल किसका किया? देखो यहां dv बाई dt, मतलब v का डिफरेंशियल टाइम के साथ, तो ग्राफ भी v का और टाइम का ही होना चाहिए। तो dv बाई dt का मतलब क्या है? dv बाई dt का मतलब है v का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में, v का डिफरेंशियल वेलोसिटी का डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में, और dv बाई dt का मतलब हो जाएगा उसका स्लोप, v का स्लोप। तो v का स्लोप कितना आ गया आपका? तो dv बाई dt निकल के आ गया आपका डिफरेंशियल, और यहां पे हमने प्रूफ कर दिया कि वो स्लोप के बराबर है। उसके ग्राफ में, v और t के ग्राफ में खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है ये। तो यही हमने आपको प्रूफ करके बता दिया। तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आपको कि डिफरेंशियल बेसिकली क्या होता है। तो डिफरेंशियल स्लोप होता है, स्लोप। जब आप उसका ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ में जब किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप आता है वही उसका डिफरेंशियल है, उस कर्व का जिसका ग्राफ बना रखा है आपने, तो उसका डिफरेंशियल है। तो यहां पे इस लेक्चर में यही पर्पज था मेरा। अभी तक के तीनों लेक्चर में जो मैंने बताया है वो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। लेक्चर 1 में मैंने बताया dx क्या होता है, dt क्या होता है। तो dx क्या है? x में होने वाला चेंज, x में होने वाला सबसे छोटा चेंज। इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सिमल चेंज। ठीक है, किस में होने वाला? x में होने वाला। और dt क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सिमल चेंज किस में होने वाला? dt में होने वाला। ये था लेक्चर 1 का काम। फिर हम जब इन दोनों को डिवाइड कर देते थे dx बाई dt, तो उसको लिखते थे, दो इनफाइनाइट सिमल को आपस में डिवाइड कर देते थे तो उसको कहते थे डिफरेंशियल। ये लेक्चर 1 में समझाया था मैंने आपको, डिफरेंशियल। ठीक है, फिर लेक्चर 2 में क्या समझाया? लेक्चर 2 में समझाया कि डेल्टा v बाई डेल्टा टी अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट। लेकिन जब हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दें, डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या है? एवरेज रेट। लेकिन अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दे, कितना छोटा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल जीरो कर दे। बिल्कुल जीरो कभी नहीं होता, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, जीरो के बिल्कुल करीब होता। तो जब हम इसको बिल्कुल जीरो कर दे तो ये एवरेज रेट के बजाय बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट, ये बन जाता है बच्चों। ठीक है, और फिर वहां पे हमने ये जाना कि ये इंस्टेंटेनियस रेट, इसी को लिखा जाता है dv बाई dt। ये लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। आपने इसको इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, तो आप खुद सोचो डेल्टा टी की वैल्यू बिल्कुल जीरो के बराबर कर दिया आपने। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि dt क्या होता है? बहुत छोटा सा चेंज। तो जब आप डेल्टा टी को बिल्कुल जीरो कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल जीरो के बराबर में खड़ा कर रहे हो, या ये कह लो कि जीरो के बिल्कुल पास लेके जा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा छोटा है ना। और बहुत ज्यादा छोटी चीज को इनफाइनाइट सिमल चेंज कहा जाता है। तो ये डेल्टा टी क्या बन जाता है? dt। ये डेल्टा टी बन जाएगा यहाँ पे dt, और ये डेल्टा v क्या बन जाएगा? dv। ये डेल्टा v क्या बन जाएगा? dv। तो ये dv बाई dt का फॉर्मूला आ जाता था ये। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है क्या कि ये जो तो मतलब पहले लेक्चर 2 में dv बाई dt इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर आ गया था वहां पे। और आज के लेक्चर में dv बाई dt की वैल्यू हमने किसके इक्वल प्रूफ की है, या हमने क्या समझा कि ग्राफ में अगर देखें तो dv बाई dt क्या होता है? स्लोप, स्लोप ऑफ
टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप। तो ये अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। पहले में पढ़ा इनफाइनाइटसिमल चेंज क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल को लिखते कैसे हैं, ये पढ़ा। दूसरे में पढ़ा कि ये जो dv बाई dt होता है ये इंस्टेंटेनियस रेट होता है, और तीसरे में पढ़ा ये जो dv बाई dt होता है ग्राफ के अंदर ये स्लोप होता है। तो अभी तक के सारे डिस्कशन से हमको ये पता चल गया कि dv बाई dt ग्राफ के अंदर देखोगे तो स्लोप कहोगे, dv बाई dt नॉर्मल वे में कहोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट कहोगे, और dv बाई dt को वैसे मैथमेटिकली आप कहोगे तो उसको आप डिफरेंशियल कहोगे। टर्म एक ही है, रोल अलग अलग है। मैथ्स में पढ़ते हैं डिफरेंशियल की फॉर्म में पढ़ते हैं, फिजिक्स में आ जाते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट, और ग्राफ में आ जाते हैं तो बन जाता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक ही टर्म है, टर्म कोई अलग अलग नहीं है, एक ही टर्म है, पर रोल हर जगह इसका अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा बच्चों। हमारा डिफरेंशिएशन इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स, ये हार्ट ही है, यही आपको सब कुछ आंसर करता है, समझे। चलो ये पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको सब कुछ वो बता दिया कि ये किस तरह से स्लोप के इक्वल आया है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं, एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं, उसको भी थोड़ा सा आप देख लो। वो मतलब याद रखने का थोड़ा सा एक आसान तरीका हो जाता है। वैसे तो मतलब मैंने पूरा प्रॉपर समझा दिया आपको, पर याद रखने के लिए छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। जब किसी ग्राफ को आप देखते हो यहाँ पे ऐसे, और मान लो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहे हो, आपने ऐसे टेंजेंट खींच दिए, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट खींच दी, मान लो आपने इस पॉइंट पर ये टेंजेंट खींच दी, ऐसे ऐसे ग्राफ के एक पॉइंट से टच होते हैं। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची है, अगर मैं इस पॉइंट पर एग्जैक्ट इस पॉइंट पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लूं, कितना छोटा, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल, बहुत छोटा। अब बहुत छोटा बना दिया मैंने, दिखाई दे रहा है नहीं, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ना, मतलब आपको दिखाने के लिए बड़ा कर रहा हूं, है वो छोटा। तो मैंने इस पर जो एक ट्राइंगल बनाया है, इस पर जो एक ट्राइंगल बनाया है वो बहुत छोटा बनाया है, ये बनाया है, ये है वो ट्राइंगल, ये रहा, ये बहुत ही छोटा ट्राइंगल है। इस छोटे ट्राइंगल का जो ये एंगल होगा, पहले इस टेंजेंट का जो एंगल होगा थीटा, तो इस ट्राइंगल के अंदर भी यही एंगल होगा थीटा। खुद सोच लो क्यों, दो लाइन ऐसे जाती हैं आपस में काटती हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इस छोटे से ट्राइंगल, ये कितना छोटा है, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल ट्राइंगल है। तो इनफाइनाइटसिमल स्मॉल ट्राइंगल है तो इसकी दोनों साइड कितनी कितनी होंगी। अब ये वाली साइड, अब ये कौन सा एक्सिस है, ये तो है मान लो v एक्सिस, और ये टाइम चल रहा है इधर, टाइम एक्सिस। तो टाइम वाली लाइन पे के जो पैरेलल होगी ये वाली लाइन, इस पे तो टाइम है ना, बहुत छोटा सा टाइम। जब ये इनफाइनाइटसिमल छोटा ट्राइंगल है, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल ट्राइंगल, तो ये जो लाइन है इसकी जो टाइम के पैरेलल है, तो इसकी लेंथ होगी dt, इनफाइनाइटसिमल स्मॉल टाइम। और ये जो v एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इस लाइन की लेंथ होगी कितनी, इसकी होगी dv। बहुत छोटी सी वेलोसिटी क्या लोगे, इनफाइनाइटसिमल वेलोसिटी dv लेनी पड़ेगी, और बहुत छोटा सा टाइम। भाई ये वाली जो लाइन है ये तो t एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस लाइन पे तो टाइम चल रहा है, और इस वाली लाइन पे वेलोसिटी चल रही है, क्योंकि ये v के पैरेलल है तो वेलोसिटी चल रही है। तो ठीक है, ये टाइम ये वेलोसिटी, अब कितनी, छोटा सा टाइम छोटी सी वेलोसिटी, इनफाइनाइटसिमल टाइम इनफाइनाइटसिमल वेलोसिटी। अब इस छोटे से ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, dv, और बेस में कौन है बच्चों, dt। बस इसी को टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन का स्लोप। अब ये स्लोप, ये लाइन कैसी थी, ये थी इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो ये स्लोप क्या बन गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, टेंजेंट का स्लोप। तो वो किसके बराबर हो गया, dv बाई dt के बराबर हो
लो जी, इससे भी आप इसको आसानी से प्रूफ कर पा रहे हो कि ये dv/dt के इक्वल है, स्लोप कट है। मतलब याद रखने का तरीका है, वहां पे मैंने प्रॉपर आपको पूरा डिटेल में समझाया, या थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। इसको शॉर्टकट की तरह भी याद रख सकते हो कि हर पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे जब आप चेकिंग करते हैं तो dv/dt होता क्या है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। काफी बड़ी वीडियो हो गई, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, आप ठीक है ये पढ़ रहे हैं, जो नीट वाले स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल देखो तीनों लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको बात समझाई है, लेकिन नीट वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सोचते हैं कि, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर डिफरेंशियल करते कैसे हैं वो बहुत आसान है, डिफरेंशियल होता क्या है ये समझना टफ होता है। तो डिफरेंशियल होता क्या है पहले मैंने आपको वो समझाया है, वो टफ है थोड़ा सा, तो पहले 3 लेक्चर में यही समझाया है डिफरेंशियल होता क्या है। अब हम अगले लेक्चर से शुरुआत करेंगे पार्ट 3 से कि डिफरेंशियल को करना कैसे है। ठीक है, फिर उस पर चेन रूल वगैरह जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन में आएंगे। तो पहले डिफरेंशियल को कंप्लीट करें। देखो पूरा मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से क्लियर हो आपको, इसलिए पूरी बात बता रहा हूं, नहीं तो ये काम 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है। जो मैं अगर अपने आप समझाने से मतलब आपको ये समझाऊं कि ये बात छोड़ दूं, ये बात छोड़ दूं, तो वो फिर 15-20 मिनट में समझाई जा सकती है, पर उससे एक फील पैदा नहीं होती। ये फील पैदा करनी है तो आपको पूरा समझना पड़ेगा अच्छे से। चलिए, बाकी मेरी एफर्ट अच्छी लगे आपको तो कुछ रहम करो, कुछ तो करो रहम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बार बार कहता रहता हूँ, एक ही बार कहता हूँ पूरी वीडियो में, मुझे आदत ही नहीं है। मैं पढ़ाने में जब तल्लीन हो जाता हूँ मेरे नहीं कुछ याद रहता। तो कमेंट जरूर कर दिया करो, कमेंट करोगे तो उसी से ही थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ। कल मिलते हैं।